जगत मोनेरा प्रोटिस्टा एवं फंजाई। जगत मोनेरा के अंदर जीवाणु, बैक्टीरिया यानी नील हरित शैवाल, जिसे हम साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं, जगत प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ, डायटम और कुछ शैवाल। जगत मोनेरा प्रोटिस्टा एवं फंजाई एनायस में आने वाला सेकंड चैप्टर जगत मोनेरा एवं फंजाई। जगत मोनेरा के अंतर्गत हमें जीवाणु, इंग्लिश नेम उर्दू में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और जगत प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ, डायटम एवं कुछ शैवाल आते हैं। थर्ड है हमारा फंजाई। फंजाई जो एकल कोशिका जीव, कवक तथा कुछ एकल कोशिका जीव बैक्टीरिया भी आते हैं। हमें जगत मोनेरा एवं प्रोटिस्टा एवं फंजाई के बारे में पढ़ने से पहले हमें आपसे पता होना चाहिए कि जगत मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, फिर जगत प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले प्रोटोजोआ, डायटम एवं फिर फंजाई के अंतर्गत आने वाले एकल कोशिका जीव, कवक, इस सब के बारे में हमें आवश्यक पता होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले जगत मोनेरा। जगत मोनेरा के अंतर्गत आने वाले कुछ बैक्टीरिया। जगत मोनेरा। जगत मोनेरा के अंतर्गत आने वाले बैक्टीरिया। जगत मोनेरा के अंतर्गत जीवाणु। सर्वप्रथम हम जीवाणु देखेंगे कि साइनोबैक्टीरिया, जिसे हमने जीवाणु एक साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिन्हें सामान्यतः नील हरित शैवाल से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें नील हरित शैवाल क्यों कहते हैं, यहाँ हम क्रॉस का निशान लगा रहे हैं, ये हमें बाद में पढ़ना है, क्योंकि हमें पता है कि जीवाणु जो जगत मोनेरा के अंतर्गत आते हैं और उनके अंतर्गत आने वाले साइनोबैक्टीरिया, और उन्हें नील हरित शैवाल क्यों कहते हैं, यहाँ मैंने क्रॉस का निशान लगा इसलिए क्योंकि इसका आगे का जो पोस्चर है यहाँ से रिलेटेड करेगा, इसलिए इसको मैं बाद में समझाऊंगा तो यहाँ का पोस्चर आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए इसे हम क्रॉस करते हैं अभी। चूंकि आप सभी को पता ही है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, अब हम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक को क्रॉस करते हैं क्योंकि ये बाद का पोस्चर है, यानी इसके बाद का पोस्चर ये। अब हमें पता करना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, ये दो जिसको समझ में आ गया है समझ लेना, वो इस चैप्टर का मास्टर है, जगत मोनेरा प्रोटिस्टा एवं फंजाई का। तो सबसे पहले हमें देखना है 10th क्लास साइंस में मैंने आपको एक बार प्रोकैरियोटिक के बारे में बताया, जहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप शायद वो वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोकैरियोटिक पूरा डिटेल में पढ़ना है हमें। तो चलिए देखते हैं प्रोकैरियोटिक। E-P+ एक मैंने बॉक्स बनाया, इसके जस्ट सामने मैंने एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे मैंने ह्यूमन ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया और जो मैंने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाया था, ये क्रॉस का निशान, ये दोनों क्रॉस का निशान, ये आपका पहला क्रॉस का निशान यहाँ पे अपोजिट होगा, ये क्रॉस का निशान आपको यहाँ पे अपोजिट होगा। ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे मैंने क्रॉस का निशान लगा, वो दोनों आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि मैंने E- और P+ क्यों लिया। आप देखते जाइए। सबसे पहले
जगत मोनेरा के अंदर हमने कहा कि जीवाणु आता है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक ब्लास्टिस है, ब्लास्टिड, जिसको हम मेम्ब्रेन या झिल्ली भी कहते हैं। इस झिल्ली के अंदर हमें अनेक प्रकार की चीज़ें पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, न्यूक्लियस, सब कुछ पाया जाता है, जिसके बाहरी 2 लेयर में मेम्ब्रेन लगे थे, 2 लेयर ऑफ झिल्ली जिसको कहते हैं, झिल्ली सुरक्षित के लिए। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर दो न्यूक्लियस केंद्रों के अंदर एक डीएनए सुरक्षित होता है। और आप सभी को पता है कि डीएनए जो है वो ATCT वाले 4 पोस्चर से बना है, और 4 पोस्चर में सबसे पहले आने वाला पोस्चर जो होता है एडेनिन होता है, एडेनिन। और एडेनिन जो होता है वो हाइड्रोजन की क्रियाओं से बना है, और हाइड्रोजन जो बना है वो 2 गैसों के E=mc²। यहाँ पे इस थ्योरी में यह बताया गया कि हाइड्रोजन जो होता है वो किन्हीं 2 गैसों के टकराने से, एनर्जी इफेक्ट से हाइड्रोजन बना है। तो हाइड्रोजन किससे बना? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस से। यानी मैंने यहाँ पे E- जो लिखा था और P+ लिखा था, जो इसलिए क्योंकि आपका जो एक कोशिका का केंद्रक होता है वो हमेशा E- और P+ के आखिरी में, मान लीजिए प्याज का छिलका है, प्याज लिया मैंने, उसके प्याज के छिलकों को आप लेयर हटाते जाइए, लास्ट में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वैसे ही हमारे कोशिकाओं का लेयर हटाते माइक्रोस्कोप में देखते देखते हमें लास्ट में E- P+ ये दोनों नजर आते हैं। यानी E- P+ से हमें क्या मिला है? ह्यूमन को बनाने में डीएनए महत्वपूर्ण है, इसलिए डीएनए का मैंने अभी केंद्रिक, यानी अंदर जाते जाते मुझे E- और P+ मिला, इसलिए मैंने ह्यूमन के सामने E- और P+ के सामने ह्यूमन रखा, ताकि आपको समझ में आए। और ये चीज़ किस में आती है? ये चीज़ मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक कोशिका एंड प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिनका काम ही होता है कि कोशिकाओं को अंदर मिलने वाले केंद्रक का भाग। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जीवाणु की संरचना, यहाँ पे हम यूकैरियोटिक कोशिका से जीवाणु की संरचना देखेंगे। मान लीजिए जीवाणु की संरचना, ये हमारा कोशिका भित्ति, हिंदी मीडियम वाले ध्यान देना, कोशिका भित्ति, इसे हम कहते हैं सेल वॉल, C क्लास वर्क, CW। ये हमारा राइबोसोम का जो हमारा होता है एटम, राइबोसोम एटम जिसे हम कण कहते हैं, हमारा राइबोसोम एटम हो गया। ये हमारा DNA, ये हमारा कैप्सूल, ये हमारा कैप्सूल होता है। ये जो कैप्सूल होता है ये बैक्टीरिया कैप्सूल होता है।
बैक्टीरिया कैप्सूल वैसे हो गया कि जैसे एक ये महल है और महल के ऊपर यहाँ एक दो तीन तीन बॉडीगार्ड खड़े हैं और अंदर राजा है, तो राजा जो है वो बैक्टीरिया कैप्सूल है। अगर ये मर गया तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाएंगे, जिसे हम गुड बैक्टीरिया को यहाँ बैक्टीरिया कैप्सूल कहते हैं। ये हमें जीवित रखने में सहायता करते हैं। कोशिका द्रव्य, ये हमारा कोशिका द्रव्य है जिसे हम लिक्विड कहते हैं। आप सबको मैंने क्लास 10th साइंस वाली वीडियो में मैंने बताया है पहले ही कि लिक्विड जो होता है प्लाज्मा जिसको कहते हैं। प्लाज्मा कैसे होता है कि एक गुब्बारे, जैसे मान लीजिए गुब्बारा, गुब्बारा जो होता है ऊपर का जो पूरा भाग होता है, ये ऊपर का पूरा भाग एक मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं झिल्ली, उसके अंदर भ्रूण होता है जिसे हम बच्चा कहते हैं। उसके अंदर ब्लास्टिड होता है, फिर उसके अंदर केंद्रक, सबसे अंदर केंद्रक, जहाँ से गुब्बारा को फुला के हम एक राउंडेड गांठ मारते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे कि उस जगह को हम लोग भ्रूण नाल की तरह विकसित करते हैं। भ्रूण एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कहना। हमने पूरा का पूरा सेल वॉल्व से कोई कोशिका की रचना का संरचना पढ़ा। कोशिका की संरचना का जो पहला आधार है वो हमें सेल वाल्व, जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का पहला ही पोस्चर जिसे हम पढ़ना है हमें, कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका की भित्ति होती है। मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, अभी मैंने बताया। प्रोकैरियोटिक कोशिका, कोशिका जो होता है ये कोशिका की रक्षा, यानी सेल वॉल का एक ढाल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। इनका काम ही होता है एक रक्षा तरह करना। जो यह बना किसका होता है, पेप्टिडो, पेप्टिडो ग्लाई, पेप्टिडो ग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन बना किसका है, पेप्टिडोग्लाइकेन, जो केवल जीवाणु में ही पाया जाता है। पेप्टिडोग्लाइकेन सिर्फ और सिर्फ जीवाणु में पाया जाता है, ओनली बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन सा ग्लाइकेन पाया जाता है, पेप्टिडोग्लाइकेन। एक तरह का रसायन है ये पेप्टिडोग्लाइकेन, हमेशा बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। सेल वॉल्व में आने वाला दूसरा जो पोस्चर है वो है पाइलाई, जिसे हम कहते हैं पाइलस। पाइलस, पाइलाई मीन्स पाइलस। पाइलस क्या है देखते हैं। पाइलस, पाइलस एक वचन पाइलस। देखिए यहाँ पे मैं हिंदी शब्द का एक वचन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। पाइलस जो होता है वो एक धागा नुमा संरचना होती है। अब आप किसी कोशिका भित्ति में धागा नुमा संरचना कहाँ देखेंगे, जब आप किसी भ्रूण एम्ब्रियो, जब आप किसी एम्ब्रियो को देखेंगे तब आपको उसमें एक पतला सा रेशा धागा, रेशम की तरह धागा दिखता है और कैनाल से भी जुड़ी होती है, जिसे हम कहते हैं एक पतला सा धागा नुमा। इसके लिए इसको एक वचन में पाइलस कहा गया है। जो कोशिका भित्ति से बाहर, कोशिका भित्ति जो होती है ना उसको बाहर निकालने का काम ही करता है ये। कोशिका भित्ति से बाहर निकालने का काम एक पाइलस, जैसे एक वचन में एकानुमा, एकनुमा भी कहा जाता है इसे, पाइलस। पाइलस के अंतर्गत कसाभ, कसाभ ये भी एक तरह का मेम्ब्रेन झिल्ली है। कसाभ जीव द्रव्य, मान लीजिए ये मेरे पास किसी जीव का एम्ब्रियो और इस एम्ब्रियो के अंदर केंद्रक पाया जाता है, झिल्ली, डीएनए, दीवार जो राइबोसोम, फिर मैंने लास्ट में आपको बताया यहाँ पे क्या पाया जाता है, एकानुमा
धागा संरचना, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा को पूरी तरह से घेरती है और कोशिका भित्ति के अंदर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की भांति यह हमेशा लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। साइटोप्लाज्मा हमेशा किसका बना होता है? एग्जाम में आता है, साइटोप्लाज्मा हमेशा प्रोटीन एवं लिपिड का बना होता है। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि साइटोप्लाज्मा किसका बना होता है? साइटोप्लाज्मा हमेशा प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, प्रोटीन एंड लिपिड। आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए। अब यहाँ पे डीएनए जो है मुझे बताना है कि डीएनए मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियक डीएनए की ए, टी, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है एक डीएनए। और इन डीएनए इसको बनाने का काम इनमें से सबसे पहले आया है जो वो है एडेनिन। एडेनिन जो है वो हाइड्रोजन एमिनो की अम्ल की, ये पहले चैप्टर में बताया है, अम्लों के न्यूक्लियस से और एनर्जी के रिड्यूस होने से हाइड्रोजन बनता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन किसका बना? जब हाइड्रोजन को हम विक्षेपित करके चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये E- एंड P+ के बना है। इसके लिए डीएनए जो हमारा केंद्रक हमेशा न्यूक्लियो केंद्रक हमेशा यहाँ देखा जाता है। यह दोहरा, यानी दोहरा मतलब कुछ इस तरह से इनके आकार होता है। यहाँ पे हमें सीढ़ियाँ, जैसे एडेनिन में 5 भाग मिलेंगे, थाइमिन में आपको मिलेंगे गुआनिन, ये हमारी सीढ़ियाँ होती है जिसे हम पीढ़ी कहते हैं। जैसे B- कॉम्प्लेक्स, ये आपकी कमी हो गई थी, आपको मान लीजिए इस सीढ़ी में ई वाली चीज़ की कमी होगी। ये मैंने 10th साइंस के क्लास चैप्टर में बताया मैंने आपको। आप 12वीं में ही भले, लेकिन आप चाहे तो वो वाला चैप्टर देख सकते हैं, इससे आपको खबर पड़ जाएगी। मेरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम और NIOS स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बनाता हूँ मैं, ताकि उनको सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट मिले, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम होता है। और NCERT वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो पढ़ सकते हैं, पर NIOS के लिए नहीं है। NIOS वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए हर जगह फीस की डिमांड की जाती है। आनुवांशिक पदार्थ में मैंने आपको इतना बताया, आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो हमेशा XYZ XX चीज़ों को XXXY XXXZ जैसी चीज़ों को हमेशा निर्धारित करता है। यानी नर को नर बनाने का काम हमेशा डीएनए के द्विसर्पल गुणसूत्रों का ही काम होता है। मेल डेफिनेटली मेल, XXY XY गुणसूत्र n मीन्स की पावर टू n। यहाँ पे 2 गुणसूत्रों के मिलने के द्वारा मेल डेफिनेटली मेल, मेल को मेल बनाने का काम द्विसर्पल डीएनए ही करता है। मैंने आपको पहले ही बताया। सेल बॉडी, कोशिका अंग। अब हमें कोशिका अंग, यानी हमने सब कोशिका पढ़ा तो कोशिका अंग यानी कोशिका का अंग भी होगा। तो कोशिका, सबसे पहले हम झिल्ली से शुरुआत करते हैं, मेम्ब्रेन, जिसको मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं गोल्जी, ये सभी 1 2 3 4 5 ये चीज़ें जो है हमेशा झिल्ली कोशिका अंग बनाते हैं। कोशिका अंग बनाने का काम किनका होता है? गोल्जी जो यहाँ पे लिए गए, गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने इसकी विक्षेपित किया था, इसलिए इनका नाम गोल्जी से पड़ा है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक ढूंढ लिया मैंने एम्ब्रियो, और मुझे यहाँ का मालूम है कि केंद्रक क्या है। अगर मैं कहूँ कि जैसे ये मेरे पास एक
कोई वस्तु है, इस वस्तु को आप क्या कहेंगे? आप जानते होंगे तो इसका नाम बता देंगे, नहीं जानते होंगे तो नाम नहीं बता पाएंगे। वैसे ही जिस चीज़ों की खोज साइंटिस्ट ने की उन्होंने अपना नाम रख दिया, जैसे गोल्जी, जिसको कहते हैं गोल्जी काय। पहले गोल्जी काय है क्या है? गोल्जी काय जो होता है, मान लीजिए हमारे पास केंद्रक है और केंद्रक के अंदर क्या है? केंद्रक के अंदर हमने सबसे पहले बात की थी कि E माइनस पी प्लस जो है, इन्होंने गोल्जी काय को एक ऐसी संरचना आती है, आपको पता होगा, कोशिका के अंदर गोल्जी यानी गोल ऐसी संरचना आती है, इसको इन्होंने गोल्जी काय कहा। अब ये क्या है? ये किन्हीं कोशिकाओं की बनी, किसकी? वही जो मैंने आपको अभी बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक, इन सब चीज़ों का एक निर्माण होता है जो गोल्जी काय नामक साइंटिस्ट ने बनाया था। तो कोशिका अंग में हमें क्या देखना है? कोशिका अंग में हमने इतना ही देखा कि गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने क्या बनाया, हमें गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने हमें दोहरी सर्कल वाली चीज़ों को गोल्जी काय नाम दिया, जिसे गोल्जी साइंटिस्ट ने दिया, इसलिए इसे गोल्जी काय कहा जाता है। E माइनस पी प्लस जो हमें प्रदर्शित करता है कि न्यूक्लियर केंद्रों के अंदर होता है। गोल्जी काय में कौन कौन सी चीज़ें? बस हमारे पास एंडोप्लाज्मिक, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, इन सब चीज़ों का मिश्रण होता है किसमें? कोशिका अंग में। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा आप सोच रहे होंगे कि सब होता नहीं। इन सब जो चीज़ों को मैंने बताया, ये सब चीज़ें कोशिका अंग के अंदर बिल्कुल नहीं आती। तो आती तो सिर्फ क्या? सिर्फ वन एंड ओनली राइबोसोम, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। इसके लिए यह यूकैरियोटिक से अलग होता है। प्रकार, मोनेरा प्रकार, मोनेरा प्रकार में सर्वप्रथम हमने जो बात किया है कि जगत मोनेरा, जगत मोनेरा के अंदर हमें क्या मिलता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सदैव स्वयं पोषी, मृत पोषी है, यानी स्वयं पोषी यानी जो स्वयं से पोषण बनाता हो, मृत पोषी जो मृत पदार्थों से पोषण बनाता हो, फिर स्वयं पोषी, मृत पोषी, सहजीवी और परजीवी। सहजीवी मतलब जो जीवधारियों से, जीवधारी मतलब जैसे जीव, जो जीवधारी यानी कहीं मृत प्राणी जैसे बनाया जाता है उन्हें स्वयं पोषी, मृत पोषी और सहजीवी। और परजीवी, परजीवी वह पदार्थ जो दूसरों से आहार प्राप्त करते हैं, जीव को हानि नहीं पहुंचाते हैं, पर जो दूसरे जीवों से आहार प्राप्त कर लेते हैं वह सहजीवी परजीवी कहलाते हैं। श्वसन, कोशिका वाल में हमने श्वसन भी थे। श्वसन मतलब जो अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन विहीन। गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। विब्रियो कालेरी, अब सबको पता है कि विब्रियो कालेरी जो होता है वो हैजा के लिए उत्तरदायित्व होता है, हैजा के लिए। और साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी हमेशा जो उसका होता है टाइफॉइड, क्लोस्ट्रीटेनी, टिटनेस, माइक्रोबैक्टीरियम, TMV। आपको मैंने पहले बताया है 10वीं क्लास की वीडियो में, 10वीं क्लास के चैप्टर जो मैंने पढ़ा है उसमें मैंने आपको TMV, क्योंकि वहाँ से कुछ चैप्टर 12वीं में लिए गए ताकि वहाँ बेसिक क्लियर हो सके, तब आप यहाँ पे आओगे तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। मैंने बेसिक क्लियर के लिए वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। 12वीं वाले चाहे तो वहाँ पे हिंदी मीडियम वाले स्पेशली देख सकते हैं। TMV मैंने आपको पहले बताए थे कि चैम्बर ऑफ वर्ल्ड, चैम्बर ऑफ वर्ल्ड में जब इस वायरस को छाना गया था तो भी न मृत होने की वजह से टूबैको मोजेक वायरस, लोग टूबैको मोजेक वायरस के नाम से, 1 मिनट, TMV, TMV, टू मो वाई वायरस मोजेक को टूबैको मोजेक वायरस होने से जिसे लोग समझते हैं कि यह एक तरह का वायरस है जो तंबाकू का कारण बनता है,
या फिर विमल पान मसाला या फिर कोई भी वायरस जो होता है, इस वायरस का संक्रमण उसमें नहीं डाला जाता है। आप कुछ लोग समझते हैं कि यह वायरस पान मसाला खाने से आता है, कहीं कहीं पे एनसीईआरटी में जिक्र भी कि इसका आता है, जबकि ऐसा 100% गलत है। ये 100% गलत है कि TMV नामक वायरस से ये पान मसाला वाला जो है वो आता है वायरस। नहीं नहीं, ये TMV मतलब ओनली टी का मतलब टू बैको, जो टू बैको, अगर आपने उच्च क्लास में अगर हायर स्टडी में पढ़ा होगा तो यार टीचर कोई होंगे उनको पता होगा कि टू मतलब होता है दो, बैग यानी से, टू बैग। टू बैग किस में होता है? ये बैगन में होता है। यह वायरस बैगन, ये वायरस हमेशा बैगन में पाया जाता है, ना कि पान मसाला में। मुनेरा, मुनेरा के अंतर्गत आने वाले बैक्टीरिया आर्की यू एंड साइनो, तीनों में बैक्टीरिया लगा लीजिए। ये 3 तरह के बैक्टीरिया मोनेरा जगत में आने के लिए, ये 3 तरह के बैक्टीरिया, और इन तीनों बैक्टीरिया में जो सबसे महत्वपूर्ण बैक्टीरिया वो चौथा मेथेनोजेनिक, थर्मो एसिडोफिलिक, हेलोफिलिक, थर्मो एसिडोफिलिक, हेलोफिलिक। 3 बैक्टीरिया जगत मोनेरा के अंतर्गत आने वाले 3 बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? आर्की, साइनो एंड यू। ये 3 तरह के बैक्टीरिया, यू, आर्की एंड साइनो। चौथा थर्मोडायनेमिक, थर्मो एसिडोफिलिक, हेलोफिलिक, मेथेनोजेनिक। केमिस्ट्री में मैं चला गया। मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जो मल में उत्पन्न होते हैं, और थर्मो एसिडोफिलिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो गर्म स्रोत में पैदा होते हैं, और हेलोफिलिक जो बैक्टीरिया होते हैं हमेशा सांद्र लवण जल में यानी समुद्री जल में पाए जाते हैं। जगत मोनेरा प्रोटिस्टा, जगत मोनेरा प्रोटिस्टा फंजई, जिसमें से हमारा क्वेश्चन जगत मोनेरा का खत्म होता है। जगत मोनेरा जो है वो मेन टॉपिक जो है एनालिसिस में आने के लिए वो मैंने पढ़ा दिया है। हमारा दूसरा जो टॉपिक होता है प्रोटिस्टा, यहाँ पे मैंने ई और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों बताया मैंने आपको। जिन लोगों को यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका पता चलता है अच्छी बात, जिन लोगों को पता नहीं चलता है आप मेरा वीडियो दोबारा रिवाइंड करके चेक करेंगे तो आपको एक ही बार में पता चल जाएगा कि मैंने अभी बताया कि E- और P+ तक पहुंचने के लिए जो हमें बैक होना पड़ता है, यानी जो हमें स्टेप्स लेना पड़ता है, जैसे केंद्र किसका बना हुआ है, DNA किसका बना हुआ है, सेल वॉल किसका बना हुआ है, लास्ट में जाते 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 E- P+ तक पहुंच गए अगर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। जगत प्रोटिस्टा, यहाँ पे हमें जगत में अंदर आने वाले प्रोटिस्टा पढ़ना है। जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत यह एक कोशिकीय केंद्रीय होती है, हमेशा एकल कोशिकीय केंद्रीय होती है। मैंने 10वीं साल में बताया कि हर कोशिका मर सकती है, इंसान मर सकता है, एकल कोशिका केंद्रक बिल्कुल नहीं मर सकता, क्योंकि एकल कोशिका केंद्रक ही वापस E- और P+ बना देगी, जहाँ से ह्यूमन और ह्यूमन एंड विवुमन दोनों वापस बन सकते हैं। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय एक केंद्रीय होते हैं। इसमें प्रोटोजोआ, डायटम एवं शैवाल आते हैं। शैवाल जो होते हैं वो झिल्ली परिसीमित अंगक होते हैं।
शैवाल झिल्ली पर सीमित अंगक हो, जैसे कि केंद्रक में झिल्ली होती है, उनके अंदर गुणसूत्र भी होते हैं। केंद्रक में झिल्ली तो उनके अंदर गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, हरत लवक, गोल्जी, अभी मैंने बताया ये सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वापस, इन सब चीज़ों को एक स्टेप में बनाया गया है जिसे कहते हैं राइबोसोम। ये कुछ भी नहीं होता है गोल्जी का के अंदर, ये सिर्फ होता है राइबोसोम, आरएनए, डीएनए, यानी किसी के अंदर डीएनए, प्राणियों के अंदर आरएनए, डीएनए मनुष्यों के अंदर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, रीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं लोग, री ऐसा ही लगा देते हैं पुनः के लिए, यानी डीऑक्सी, यहाँ पे डाइऑक्सी, डीऑक्सी, जो भी बोलो आप, कुछ भी नहीं बोलना है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रोटिस्टा के अंतर्गत राइजोपोडा, फ्लैजेलेटा, सिलिएटा, स्पोरोजोरा, राइजोपोडा, फ्लैजेलेटिया, सिलिएटा, स्पोरोजोरा। राइजोपोडा के अंतर्गत उदाहरण में आते हैं अमीबा, फ्लैजेलेटिया के अंदर उदाहरण में आते हैं इग्लिना, सिलिएटा उदाहरण के अंदर आते हैं पैरासीमियम, स्पोरोजोरा उदाहरण के अंदर आते हैं प्लाज्मोडियम। फाइलम, ये सब फाइलम अभी मैंने हिंदी में बताया संघ होते हैं। और संघ क्या, 10वीं में अगर आपको मालूम होगा, पढ़ा होगा, तो संघ मैंने आपको बताया कि फैमिली, कुल, ऑर्डर, गण, जाति सब देखा जाता है, वैसे ही फाइलम संघ होती है। इनको इस संघ के अंदर, यानी ये एक एरिया वाइज दिया गया है, भाई तुम इस फाइलम के अंदर ही रहोगे, इतना वसूली तुमको करना है, इससे ज़्यादा वसूली मत करना है, बाकी का वसूली का पैसा मुझे दे देना। उदाहरण में आते हैं सबसे पहला राइजोपोडा में मैंने अभी आपको बताया, उदाहरण में क्या आते हैं अमीबा, AMOE अमीबा, क्या जरूरत थी ई लगाने की, अमीबा। फ्लैजेलेटा उदाहरण में आते हैं यूग्लिना, फ्लैजेलेटा उदाहरण यूग्लिना एनायस प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। स्पोरोजोरा जो आते हैं प्लाज्मोडियम, मच्छर, इसमें मच्छर आते हैं। प्रोटिस्ट शैवाल निम्न में आते हैं। प्रोटिस्ट शैवाल निम्न किस में आते हैं? प्रोटिस्ट शैवाल हमेशा फाइलम क्लोरोफाइटा, फाइलम बेसिलेरोफाइटा, क्लोरोफाइटा के उदाहरण है क्लोरेला, करेला, डाइटम। अमीबा, प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले फाइलम में सबसे पहले उदाहरण था वह अमीबा। अमीबा आप सबको पता है कि ये एक कुछ इस तरह का संरचना होता है जिसके अंदर ऐसा केंद्रक, फिर ये एक द्विविभाजन प्रक्रिया बना के, फिर ऐसे 10वीं में आपने पढ़ा होगा, फिर ये कैसे भी हो जाता है आकार में, कैसे, इसको सबसे अच्छी आकृति बनाने में इसमें अच्छा लगता है और मुफ्त का नंबर मिलता है। लास्ट में द्विविभाजन, ये कैसे भी विभाजन कर लेते हैं। इनके पास एसआर के सर का रावण मूवी का जो एक यहाँ पे कुछ ड्रॉप आउट होता है, यानी गिरता है और वो दोबारा यहाँ गिरता है, दोनों एक होके एक ह्यूमन बना लेते हैं रावण पिक्चर में। वैसे ही ये द्विविभाजन, एक यहाँ पे इसका केंद्रक एकल कोशिका है, एक एकल कोशिका केंद्रक यहाँ है, दोनों मिलकर वापस द्विविभाजन करके एक अपने आप को अमीबा बना लेंगे। और अमीबा बनाने के बाद हमें स्विमिंग पूल में दिखेंगे। अमीबा जनन, मैंने आपको अभी बताया कि अमीबा द्विविभाजन प्रक्रिया द्वारा जनन, जनन द्विविभाजन जो मैंने अभी बताया वही सेम है, जनन में कोई डिफरेंस नहीं है। अमीबा में लैंगिक जनन नहीं होता है, अमीबा लैंगिक जनन नहीं करता है, अमीबा में से अलैंगिक जनन द्विविभाजन द्वारा, अलैंगिक ये स्वयं ही काफ़ी है, अलैंगिक जनन करता है। इसकी आकृति आप जरूर याद रखिएगा। अमीबा की जो आकृति है मैंने अभी आपको बना के यहाँ पे बताया है, जैसे ये वाला पोस्चर जो बताया मैंने अमीबा का, ये इसमें बता सकते हैं आप। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया है उल्टा, मैंने बनाया डोसा, बनाने जा रहा था गोल डोसा, बन गया मुझसे ऐसा डोसा। ऐसा डोसा अगर बन गया
तो ऐसा डोसा बनने के बाद यहाँ पे एक एरो मार देना, एरो में जो मारोगे उसको ही समझ लेना क्या कहते हैं, खाली जगह मेरी भाषा में, लेकिन इसको साइंस की भाषा में रिक्तिका कहते हैं। ये वहाँ लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। और इसी को कहते हैं केंद्रक, सेंटर। सेंटर ऑफ मास नहीं, फिजिक्स हो जाएगा। कूटपाद, इनके पैर भी हैं, चलो अच्छी बात है। बस ऐसा आप आकृति बनाना तो आपको नंबर जरूर मिल जाएगा। एंट अमीबा नाम सुना, एंट अमीबा प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी। एंट अमीबा, एंट प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मैंने भी आपको बताया, प्लाज्मोडियम यानी मच्छर, मच्छर। ये प्लाज्मोडियम जो सारा वर्क करते हैं वो हमारे रेड ब्लड सेल्स में करते हैं, रेड ब्लड सेल्स में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनालिसिस में हमेशा ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ही बड़ा प्रश्न बना के पूछते हैं। ये नहीं पूछेंगे कि आपको मुझे प्लाज्मोडियम के बारे में 4 विक्षेपित कीजिए उसके बाद ही आपको नंबर, कुछ नहीं पूछेंगे ऐसा। एनालिसिस में हमेशा ऐसा पूछेंगे कि आरबीसी में संपन्न होने वाली क्रिया जो होती है मच्छर के द्वारा, या फिर कुछ भी बोल देंगे कि जीव जगत के द्वारा, ऐसा कुछ भी, तो समझ जाने का कि प्लाज्मोडियम के बारे में बात कर रहे हैं। मलेरिया, तो समझाओ मलेरिया क्या है। आप देखेंगे कि मच्छर का जो जगत होता है, मच्छर जगत उनका एक नाइट्रोजन सर्कल की तरह, नाइट्रोजन सर्कल जैसे आप जानते हैं, नाइट्रोजन सर्कल कहाँ से अमोनिया बना, पेड़ों से निकला। रेड ब्लड सेल्स, एनसीईआरटी में सब में ऐसा राउंड वाइज दिया है, यहाँ पे हम सीधा सीधा समझते हैं। रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद यहाँ पे सारी क्रिया खेल खेलता है मच्छर का, प्लाज्मोडियम, उसके अंदर पाया जाएगा लार्वा, फिर यकृत, लीवर में जाएगा, लीवर में जाने के बाद गैसी गैस को इधर उधर करेगा, जो आपका है ना HCl, फिर इधर उधर करेगा जिसको हम बोल देंगे गेमेटोसाइट्स, फिर मच्छर के युग्मक, चौथे पे युग्मक, फिर पांचवा मादा एनाफिलीज। मच्छर, हर मच्छर काटने से मतलब यही नहीं होता है, आमाशय भित्ति। बस इसको राउंड वाइज में आप लिख दोगे ना तो समझ लेना आपको नंबर पक्का है। आपको मच्छर तथा मानव के बीच होने वाली प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र शायद इसको कहते हैं, जीवन चक्र मच्छर तथा मानव में। आपको बताना ये आकृति किस चीज की है। समझने वाले समझ गए। कसाब, नाम कसाब क्या जरूरत है नाम रखने, कसाब, कसाब इंग्लिश बोली है, फ्लैजिलम, जीलम कसाब नहीं, फ्लैजिलम, कसाब से टेररिस्ट, कसाब, फ्लैजिलम, ओनली फ्लैजिलम कॉल्ड। साइटोस्टा, साइटोस्टा, यहाँ पे भी न्यूक्लियस, पहली कर, ये वाले को भी कुछ भी किसी वाले को किसी एनसीईआरटी में कहीं भी कुछ भी दे दिया है, ऐसा नहीं होता है, रॉन्ग है सर, सब गलत। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इग्लिना, जो इग्लिना का बनाया था मैंने ड्राइंग, इग्लिना का ड्राइंग जो हमारे एनालिसिस में दिया है वैसे हमें नहीं चल रहा है, मैं एक सिंपल सा राउंड वाला ऐसा ले लेता हूँ। मान लीजिए उसके अंदर केंद्रक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हमें पता चल गया केंद्रक, न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस अगर ऊपर थैली भी है, प्लाज्मीलम, अभी मैंने बोला प्लाजीलम, जीलम, प्लेजिलम, न्यूक्लियस और प्लेजिलम हमें पता चल गया। तो अब आपको सबको पता होगा कि झिल्ली भी है। बस ऐसा ड्राइंग बनाइए, बस तिरछा करके केंद्रक, फिर लिक्विड भी होगा, हर चीज़ वही है। इतनी सारी आकृतियाँ ड्राइंग दे दी है कंफ्यूज करने के लिए बस, बाकी कुछ इनका भी है। यूग्लिना सामान्य संरचना, ये यूग्लिना की सामान्य संरचना थी, जिसके अंदर हमने पेलिकल, स्टिग्मा, धानी, कसाब, हरित लवक, जनन, डायटम्स, डायटम्स, डायटम, सेम पोस्चर डायटम, सेम पोस्चर डायटम, डायटम एक तरह का अलवणीय जल है, अलवणीय जल, लवण तथा जल तथा गीली मिट्टी में ही पाए जाते हैं। सॉरी, अलवणीय जल मैंने कह दिया। एक तरह से अलवणीय जल तथा मिट्टी में पाए जाते हैं डायटम। और ये एक कोशिकीय होते हैं, शायद एकल कोशिका जीवों में इनको विक्षेपित किया जाता है। जगत मोनेरा एकल कोशिका फाइलम, हाँ, जगत मोनेरा फाइलम। शैवाल, शैवाल के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं। शैवाल टैबलेट सब खाते हैं। स्पाइरुलिना, जिसको सब इंग्लिश में स्पाइरुलिना कहते हैं। जगत मोनेरा प्रोटिस्टा, यहाँ हमारा 2 पोस्चर पूरा होता है। हमारा लास्ट पोस्चर पूरा नहीं हुआ है जो है फंजई। फंजई के लिए मैं आपको जल्द ही एक नया वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा। इसलिए क्योंकि फंजई का जो पोस्चर होता है वो हमारे रियल लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं चाहता हूँ कि रियल लाइफ वाले महत्वपूर्ण पे उसको बनाऊँ, ताकि आपको मेडिसिन के बारे में खबर पड़े। क्योंकि नेट वाले जो बच्चे जाते हैं ना, वो मेडिसिन में ज़रूरत होती है उनको। MBBS, हमें डायरेक्ट छलांग मारना ना, छलांग। इसलिए मैं आपको फंजई का जो चैप्टर्स का पोस्चर है वो फंजई वाला मैं लास्ट में लाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि फंजई क्या होता है और फंजई में आने वाली सभी रोगों का निदान हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में।